नमस्कार बच्चों, देखिए अपन मानव हृदय की संरचना की बात करते हैं कि अपन ने ये बात की थी कि मानव हृदय के अंदर 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, अर्थात उसके अंदर जो है 4 भाग अपन को दिखाई देते हैं। एक अपन को बाएं भाग में दिखाई देता है, पहला जो कोष्ठक होता है बायां भाग, उसके अंदर अपन को दिखाई देता है दायां आलिंद, एवं दायां नीले। और दूसरा जो भाग दिखाई देता है दाएं साइड में, वो अपन को जो है बायां आलिंद और बायां नीले जो है दिखाई देता है। बायां आलिंद एवं बायां नीले। तो अपना हृदय जो होता है उसके अपन संरचना की बात करते हैं कि किस प्रकार इसकी क्रियाविधि होती है। देखिए आपके सामने जो है एक चित्र जो है मानव हृदय का है। इसके अंदर अपन ने ये कहा है कि बाएं भाग में, कि हृदय का जो बायां भाग है उसमें अपन को एक तो दायां आलिंद और एक दायां नीले 2 पार्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए दाएं भाग में अपन को जो है बायां आलिंद बायां नीले दिखाई देता है, और बाएं भाग के अंदर दायां आलिंद दायां नीले, दाएं भाग के अंदर अपन को दिखाई देता है बायां आलिंद और बायां नीले। देखिए अपना हृदय किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले रक्त जो आता है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा प्रवेश करता है। रक्त जो है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किस में प्रवेश करता है, बाएं आलिंद में, यहाँ प्रवेश करता है, और यहाँ जो है इस पार्ट को बोलेंगे बायां आलिंद। तो सबसे पहले रक्त जो है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा अपने बायां आलिंद में आता है, और बायां आलिंद में रुधिर आने पर बायां आलिंद जो है फैल जाता है, जिससे रुधिर का जो है पूर्ण भर जाता है। और ये जो है द्विवलन कपाट जो होता है ये क्या करता है कि संकुचन करने का काम करता है, जिसके कारण अपना रक्त बाएं आलिंद से कहाँ प्रवेश कर जाता है, अपने बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। और बायां नीले जैसे ही संकुचित होता है तो अपना रक्त जो है महाधमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। यहाँ से रक्त जो होता है वो महाधमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। देखिए फेफड़ों में जो रक्त जाता है वो विऑक्सीजनित रक्त जाता है, जो शुद्ध नहीं होता है। और ये जो है शुद्ध होने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है वो जो है कहाँ से, महाशिरा के द्वारा किस में प्रवेश करता है, अपने दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दायां आलिंद जो है रक्त आने पर जो है फैल जाता है रक्त आने के ऊपर, और ये पूरा भर जाने पर दायां आलिंद संकुचित होता है, जिससे त्रिवलन कपाट खुलता है। और ये क्या काम करता है कि रक्त जो है दायां आलिंद में प्रवेश करता है। दायां आलिंद अपनी बॉडी के अन्य पार्ट्स पर रक्त पहुंचाने का काम करता है। ये तो थी हृदय की क्रियाविधि। देखिए हृदय की संरचना में अपन ये लिखेंगे कि मानव का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है वो पेशीय ऊतकों का बना हुआ होता, पेशीय ऊतकों का बना हुआ होता है। एक मांसल एवं खोखली संरचना होती है, खोखली संरचना होती है। देखिए मनुष्य का हृदय जो होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और ये जो है अपने दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। देखिए फेफड़ा, ये अपना हृदय जो होता है इसके बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं हृदय आवरण। हृदय के बाहर की ओर आवरण पाया जाता है उसको अपन बोलेंगे हृदय आवरण। और इस हृदय आवरण में पेरिकार्डियम द्रव्य भरा रहता है, और ये पेरिकार्डियम द्रव्य जो है हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है। कि हृदय जो है इसकी बाहरी चोट या बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का काम जो करता है वो पेरिकार्डियम द्रव्य करता है। ये पेरिकार्डियम द्रव्य जो है हृदय जो है आवरण है उसमें भरा रहता है। देखिए अपने हृदय के अंदर 2 भाग दिखाई देते हैं, एक जो है बायां भाग और दूसरा दिखाई देता है दायां भाग। बायां भाग जो होता है इसके अपन को जो है दायां आलिंद एवं दायां नीले दिखाई देता।
दायां आलिंद एवं दायां निलय दिखाई देता है, और दाएं भाग में जो है अपन को बायां आलिंद एवं बायां निलय दिखाई देता। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अपने हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। एक जो है दायां आलिंद दायां निलय, और दूसरा जो है बायां आलिंद बायां निलय। 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं। देखिए अपना हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन के अंदर ये जो है 70 ml रक्त पंप करने का काम करता है। अपना मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन में 70 ml रक्त जो होता है उसको पंप करने का काम करता है। देखिए अपने हृदय के अंदर एक द्विवलन और त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट क्या काम करते हैं कि रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। जैसे अपन ये डायग्राम में देखा था कि यहाँ बायां आलिंद और बायां निलय दोनों के बीच में एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट को अपन बोलेंगे द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट क्या काम करेगा कि बायां आलिंद से रक्त जो है बाएं निलय में आने के बाद बाएं निलय से वापस रक्त को जो है बाएं आलिंद में नहीं जाने देता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि द्विवलनी कपाट जो है बाएं आलिंद और बाएं निलय में रक्त का प्रवाह जो है उसको सही मात्रा में बनाए रखने का काम करता है। एक होता है त्रिलक कपाट या त्रिवलनी कपाट। ये क्या काम करते हैं कि अपना रक्त जो है दाएं आलिंद से किस में प्रवेश करता है, दाएं निलय में प्रवेश करता है, और दाएं आलिंद से निलय में रक्त प्रवेश करने के बाद वापस जो है निलय से रक्त को जो है कहाँ नहीं जाने देता है, दाएं आलिंद में नहीं जाने देता है। तो अपन की हृदय की क्रियाविधि को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले रक्त जो होता है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा जो होती है उसमें कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। कल मैंने बताया था शुद्ध रक्त आता है। इस शिरा जो होती है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता, धमनी जो होती है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता, शुद्ध रक्त बहता है। परंतु दोनों का एक एक अपवाद बताया था कि पल्मोनरी या इसको कह सकते हैं फुफ्फुसीय शिरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, और धमनी जो होती है उसके अंदर जो है शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुसीय शिरा के अंदर क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है, और ये शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, अपने बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो अपन लिख सकते हैं कि फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त सर्वप्रथम हमारे बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद में रक्त जो है भर जाने पर बायां आलिंद संकुचित होता है और यह शिथिल अवस्था में आता है, जिसके कारण जो है ये द्विवलनी कपाट खुल जाता है और रक्त कहाँ भर जाता है, बाएं निलय में भर जाता। ठीक है, बायां निलय में जैसे ही पूर्ण तरह रक्त भर जाता है तो ये बायां निलय क्या करता है कि इस रक्त को बॉडी के अन्य पार्ट्स पर पंप करने का काम करता है। ये हो गया रक्त का एक चक्कर। क्या हो गया, ये रक्त का एक चक्कर। बायां आलिंद जो होता है उससे रक्त को जो है फेफड़ों तक भेजता है और फेफड़े वायु के साथ इस रक्त को शरीर के अन्य भागों तक भेजने का काम करता है। यहाँ बायां आलिंद जो है उसमें शुद्ध रक्त जो होता है महाधमनी के द्वारा शरीर के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। अशुद्ध रक्त जो होता है उसको जो है कहाँ कि अपनी महाशिरा जो है वो लेकर के आती है और दाएं आलिंद में प्रवेश करवाती है, और दायां आलिंद जो होता है उसमें रक्त भर जाने के कारण ये त्रिवलनी कपाट खुल जाता है, जिसके कारण रक्त जो है दाएं निलय में भर जाता है और दाएं निलय से रक्त को कहाँ भेज दिया जाता है, फेफड़ों में भेज दिया जाता है, और जिसके कारण जो है अशुद्ध रक्त जो है ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है उसके अंदर ऑक्सीजन मिला करके शुद्ध रक्त बना देते हैं और वापस ये शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वापस जो है चक्कर करता है। तो अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य में रक्त जो होता है 2 बार हृदय से गुजरता है, और मनुष्य में रक्त का 2 बार हृदय से गुजरना क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। कि मनुष्य में रक्त जो है हृदय से 2 बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध रक्त गुजरता है और दूसरी बार शुद्ध रक्त गुजरता है। शुद्ध रक्त को अपन ऑक्सीजनित रक्त कह सकते हैं।
शुद्ध रक्त को अपन क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजनित रुधिर। और दूसरी बार जो गुजरता है वो अशुद्ध रक्त गुजरता है, और ये अशुद्ध रक्त जो होता है इसको अपन विऑक्सीजनित रुधिर कह सकते हैं। तो हमारी हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ये दोहरे परिसंचरण तंत्र की हमें आवश्यकता क्यों होती है? कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिले नहीं, या ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिले नहीं, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? दोहरे परिसंचरण तंत्र की। अब पढ़ेंगे अपन उत्सर्जन तंत्र। देखिए उत्सर्जन क्या होता है? शरीर में बने हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में बने वर्ज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। देखिए कुछ पदार्थ हमारी बॉडी में इस प्रकार के बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, उसको अपन बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ। और ये अपशिष्ट पदार्थ अगर अपन शरीर से बाहर निकालते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। देखिए उत्सर्जन के अंदर काम आने वाले अंग जो होते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन क्रिया में काम आने वाले अंग जो होते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। देखिए अपन जो है यहाँ विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंगों की बात करेंगे विभिन्न प्रकार के प्राणियों में, और इससे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, तीन प्रकार के पढ़ेंगे। एक होता है अमोनिया, दूसरा पढ़ेंगे यूरिया, और तीसरा पढ़ेंगे यूरिक अम्ल। कि उत्सर्जन की क्रिया में काम आने वाले अंग जो होते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अपन यहाँ 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पढ़ेंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। देखिए ये अलग अलग प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो प्राणी होते हैं वो अमोनिया उत्सर्गी कहलाते हैं। या अमोनिया उत्सर्ग कहलाते हैं। ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया उत्सर्ग कहलाते हैं। और अमोनिया जो होती है वो अणुसूत्र होता है NH3, ये एक विषैली गैस होती है, या ये कह सकते हैं कि ये जहरीली होती है, अतः इसे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया उत्सर्गी कहलाते हैं। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अपनी जो है उपासतिल मछलियां, यानी समुद्री प्राणी। दूसरे होते हैं यूरिया। देखिए यूरिया जो होती है इसको अपन यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी जो है उनको यूरिया उत्सर्ग कहते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी जो होते हैं वो यूरिया उत्सर्ग कहलाते हैं। कि ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरिया उत्सर्ग कहलाते हैं।
और यूरिया उत्सर्ग में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे स्तनधारी प्राणी, और स्तनधारी प्राणी में अपन मनुष्य भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद में है यूरिको उत्सर्ग। यूरिको उत्सर्ग कि ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिको उत्सर्ग कहलाते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ प्राणियों में 3 प्रकार के होते हैं, एक अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल। अमोनिया जो होता है कि ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनिया उत्सर्ग कहलाते हैं। और अमोनिया गैस अत्यंत विषैली होती है, जल के अंदर विलयशील होती है। दूसरा जो होता है वो यूरिया, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कि ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्ग कहलाते हैं। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे अपने स्तनधारी प्राणी जो हैं, मनुष्य आदि, मेंढक दे सकते हैं। देखिए यूरिक अम्ल जो होता है कि ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिको उत्सर्ग कहलाते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अपन जो है यहाँ 3 प्रकार के प्राणी पढ़ेंगे, अमोनिया उत्सर्ग, यूरिको उत्सर्ग और यूरियो उत्सर्ग। उत्सर्जन तंत्र ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाएगी उत्सर्जन। और उत्सर्जन के अंदर काम आने वाले अंग जो होते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और बहुत सारे उत्सर्जी अंग मिलकर के शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन की क्रिया का जो काम करते हैं वो अंग जो है उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। बहुत सारे उत्सर्जी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। अपन पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में मनुष्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो आपको आंसर देना है यूरिया। देखिए यहाँ उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग काम में आते हैं, अपन यहाँ 4 प्रकार के अंग पढ़ेंगे। और मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया निम्न अंगों में होती है। यानी निम्न अंगों द्वारा होती है।
पहला लिखेंगे वक्रक, किडनी कह सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे मूत्रवाहिनियां। तीसरा अपन पढ़ेंगे मूत्राशय और चौथा अपन पढ़ेंगे मूत्रमार्ग। देखिए मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया जो होती है निम्न 4 अंगों में होती है। एक जो है वक्रक, मूत्रवाहिनियां और मूत्राशय। देखिए मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वक्रक पाए जाते हैं जो कशेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी जो है वक्रक पाए जाते हैं, इसको अपन वक्रक कहते हैं। वक्रक के 2 भाग होते हैं। एक भारी जो उभरा हुआ भाग होता है उसको अपन कहते हैं वलपुट भाग, उसको अपन कहते हैं वलपुट या कह सकते हैं कोर्टेक्स। दूसरा जो है आंतरिक धसा हुआ भाग जो होता है उसको अपन बोलेंगे मेडुला भाग या इसको अपन कह सकते हैं मध्यांश। मनुष्य में कशेरुदंड के दोनों ओर एक जोड़ी वक्रक अंग पाए जाते हैं। ये वक्रक अंग जो होते हैं सेम के बीज की आकृति के होते हैं और एक वक्रक की अपन संरचना देखते हैं तो अपन को इस तरह की दिखाई देती है, जिसके अंदर 2 भाग दिखाई देते हैं। एक जो है बाहर की ओर वक्रक का उभरा हुआ भाग होता है उसको वलपुट भाग कहते हैं। दूसरा जो है वक्रक का आंतरिक धसा हुआ भाग जो होता है उसको अपन बोलेंगे मध्यांश या मेडुला भाग। देखिए मध्यांश या मेडुला भाग जो होता है इसके अंदर एक गड्ढा होता है और इस गड्ढे से जो है मूत्रवाहिनियां और वक्रक नली निकलती है और उस गड्ढे को अपन बोलेंगे हाइलम, जिससे अपनी जो है वक्रक धमनी, वक्रक सीरा और मूत्रवाहिनियां जो है निकलती हैं। दूसरी अपन पढ़ेंगे मूत्रवाहिनियां कि वक्रक के अंदर बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को मूत्रवाहिनियां जो है मूत्राशय में पहुंचाने का काम करती हैं और प्रत्येक वक्रक से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो वक्रक के अंदर बने अपशिष्ट पदार्थों को मूत्राशय में इकट्ठा करने का काम करती है।
देखिए मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो हमें मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जो है इस तरह का दिखाई देता। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जो है वो इस तरह का दिखाई देता कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में हमें जो है एक जोड़ी वक्रक दिखाई देते हैं। इनको अपन बोलेंगे वक्रक, इसको अपन बोलेंगे दायां वक्रक और इसको अपन बोलेंगे बायां वक्रक। देखिए वक्रक जो होते हैं इन पर जो है ऊपर की ओर टोपी नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलेंगे अधिवक्रक। इसको अपन बोलेंगे अधिवक्रक। जो वक्रक के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको अपन बोलेंगे मूत्राशय। ये जो होता है वो मूत्र मार्ग, ये होती है मूत्र अवरोधिनी। और इसको अपन बोलेंगे मूत्र मार्ग। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। एक जोड़ी जो है उत्सर्जन अंग में वक्रक पाए जाते हैं, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां पाई जाती हैं, एक मूत्राशय पाया जाता है और एक मूत्र मार्ग पाया जाता। और ये सभी अंग मिलकर के मनुष्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी वक्रक पाए जाते हैं। दोनों वक्रकों के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अधिवक्रक कहते हैं। इसको अपन बोलेंगे वक्रकीय धमनी। इसको अपन बोल देंगे वक्रीय सिरा। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले सेम के बीज के आकार की और धसे हुए जो है एक जोड़ी वक्रक पाए जाते हैं मनुष्य में। एक जोड़ी जो वक्रक पाए जाते हैं ये सेम के बीज के आकार की होते हैं। इनके जो है दो भाग होते हैं, एक बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होता है, उसको अपन बोलेंगे वलकुट भाग, जिसको अपन कोटेक्स पार्ट कहते हैं। और दूसरा जो है आंतरिक भाग होता है उसको अपन मध्यांश या मेडुला भाग कहते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वक्रक के दो भाग होते हैं। एक वक्रक को बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होता है और ये उभरा हुआ जो बाहर की ओर भाग पाया जाता है इसको अपन बोलते हैं वलकुट पार्ट। और दूसरा आंतरिक भाग होता है जो अंदर की ओर धसा हुआ होता है, इसको मध्यांश कहते हैं। मध्यांश से वक्र की सिरा, वक्र की धमनी निकलती है और ये जो पार्ट होता है ये मध्यांश जो भाग होता है इसके या वक्रक का जो आंतरिक धसा हुआ भाग होता है इसके अंदर वाले एक गड्ढा पाया जाता है और इस गड्ढे को अपन बोलते हैं हाइलम। ठीक है, देखिए वक्रक जो होता है उसके अंदर एक जो है वर्टिनी के स्तंभ पाए जाते हैं। वक्रक जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का काम करते हैं या मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने वाले अंग जो होते हैं वो वक्रक होते हैं। दोनों वक्रकों से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है और इनको अपन बोलेंगे मूत्रवाहिनी। दाएं वक्रक से निकलती है इसलिए इसको बोल देंगे कि दाईं मूत्रवाहिनी और इसको अपन बोल देंगे बाईं मूत्रवाहिनी। एक एक मूत्रवाहिनी निकल करके ये अपशिष्ट पदार्थों को वक्रक से जो है मूत्राशय में एकत्रित करने का काम करती हैं और मूत्राशय के अंदर जो है अपशिष्ट पदार्थ तब तक भरे रहते हैं जब तक ये पूर्ण जो है भर नहीं जाता है और उसके बाद में मूत्र अवरोधनी के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार जो है मूत्र का बाहर मूत्र मार्ग के द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।